यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाएं। आपका भी दिसंबर 2026 का एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो और आप भी अपने आप को सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से एक ऊंचे पद पर देख पाएं और आप इसी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली भी स्वतंत्र हो पाएं। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन एक और बहुत ज्यादा सेशन बढ़िया है। मैं चाहता था कि आपकी जो है बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना रुके, आपका जो है वो एक हमारी चीज चल रही है, एक जो कंटिन्यूएशन है, यूनिफॉर्मिटी है, वो बरकरार रहे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं निशांत कपूर 15 अगस्त दोपहर को 12 बजे आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर है सर आपके सामने टेलीग्राम का चैनल। टेलीग्राम के चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। लगातार वहां पर नोट्स मैं डाल रहा हूं, है ना। पिछली क्लास के भी नोट्स मैंने डाल दिए हैं, डेली नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, पीडीएफ्स हैं, क्लास अपडेट्स हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। जिसने भी अभी तक हमारा ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सर आप बाकी बच्चों से पीछे हैं। तकरीबन 11,500 लोग हमारे साथ वहां पर जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। दूसरी बात, यहां पर है हमारा इंस्टाग्राम, इससे भी आप कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आपकी जो भी डाउट्स हों वो आप मेरे साथ साझा कर सकें। तो बिना किसी देरी के एक बार सबका यस आ जाए तो हम आज का पहला सवाल शुरू करेंगे और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे आपके सामने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट रखने की, है ना। बिना किसी देरी के गाइस, पहला सवाल आपके सामने है, वो रहा ये। दीक्षा पोर्टल विल हेल्प टीचर्स टू क्रिएट ट्रेनिंग कंटेंट, प्रोफाइल्स, इन क्लास रिसोर्सेज, असेसमेंट, न्यूज, अनाउंसमेंट्स एंड एवरीथिंग। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी आर 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ स्वयं। मैं यहां से हट जाता हूं और आप सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करेंगे, एवरीबडी। जी हां, आप सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सवाल का सही जवाब होगा गाइज ए पार्ट, है ना। यहां पर दीक्षा पोर्टल जो है वो ये कहता है, दीक्षा पोर्टल ये कहता है जो कि टीचर्स को हेल्प करता है ताकि वो ट्रेनिंग कंटेंट बना सकें, है ना, इन क्लास रिसोर्सेज बना सकें, यहां पर जो है न्यूज अनाउंसमेंट कर सकें और स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकें। ये बिल्कुल ठीक है, दीक्षा पोर्टल का यही काम है। इसके अलावा एक्सेस, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये मेन एम है किसका? ये मेन एम है आपके प्रिंसिपल्स, कार्डिनल्स प्रिंसिपल। सर 9 जुलाई 2017 में ये आया था, है ना। और 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके। 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं? आपको पहले जो है वीडियो लेक्चर्स है, ई कंटेंट, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ असेसमेंट और इस तरीके से जो है स्वयं के बारे में भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सवाल नंबर नेक्स्ट। एंशिएंट टाइम्स में नालंदा ने ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्रिलियंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉजिक। दिस इज 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है हर प्रोफेसर एक ही सब्जेक्ट में, वहां पर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज था। इसके बारे में जवाब देंगे सभी बच्चे, शाबाश। इसके बारे में जवाब देंगे सभी बच्चे, एवरीबडी देयर इन द कमेंट सेक्शन। जी हाँ गाइस, इस सवाल का बहुत बढ़िया तरीके से आंसर, इस सवाल का जवाब है ए पार्ट। दिस इज राइट सर। एंशिएंट टाइम्स के अंदर नालंदा, एक जो राजगीर बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी उस समय की, और वहां पर यह कहा जाता है कि ब्रिलियंट अचीवमेंट लिया था उसने इन द फील्ड ऑफ लॉजिक। तर्क के ऊपर जो है उसने बहुत बड़ा एक अपना अचीवमेंट था उसका, और हर प्रोफेसर जो है एक सब्जेक्ट में वहां पर इंचार्ज था, हेड था, बहुत नॉलेज रखता था। तो आंसर इज ए पार्ट। दिस इज राइट सर। आगे बढ़ेंगे सर। द फुल फॉर्म ऑफ AICTE, एवरीबडी शुड ट्राई इन द कमेंट सेक्शन, क्विकली नेल इट। द फुल फॉर्म ऑफ AICTE गाइस, कम ऑन क्विकली। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? ओके सर, यहां पर 1945 में आई थी सर AICTE सर, 1945 में आई थी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और हिंदुस्तान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन जब होगी तभी जो है बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से हम काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे इंजीनियर्स डेवलप कर सकते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन का दर्जा ऊंचा करने के लिए 1945 में आया था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आंसर इज बी पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे बॉस। हाँ जी, ये आ गया सर।
इन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। सर जो रेगुलेटर होते हैं, आप मेरे को एक बात बताएं, आपके घर में फैन लगे हुए हैं, फैन का जो रेगुलेटर है वो क्या काम करता है? फैन की स्पीड मैनेज करना है ना, मतलब उसकी फंक्शनिंग मैनेज करना, करेक्ट। सिमिलरली हायर एजुकेशन के अंदर रेगुलेटर क्या काम करते हैं गाइस? कमेंट सेक्शन। ओके, हायर एजुकेशन के अंदर क्या करते हैं रेगुलेटर्स? ओके यार, रेगुलेटर्स का काम क्या होता है? डिग्रीज को जो है यहां पर परमिशन देना कि ग्रांट डिग्रीज कर सके, राइट। यहां पर आपका जो ऑप्शन है, जी हाँ, उसके बाद यहां पर इनका मेन काम होता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी, जी नहीं। डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड्स और क्वालिटी बेंचमार्किंग, जी बिल्कुल ठीक है। परमिशन टू ग्रांट डिग्रीज, है ना, और यहां पर डिसबर्समेंट ऑफ द पब्लिक फंड्स ओवरसी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्वालिटी बेंचमार्किंग, ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी जो है वहां पर हायर एजुकेशन के अंदर मेंटेन हो सके। ये जो है मेन काम है आपके रेगुलेटर्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर था इसका सी पार्ट बच्चों, ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकेडमिक हेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम? कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, यस आंसर रहेगा, जी हां बिल्कुल सही है सर। ओवरऑल फंक्शनिंग अगर यूनिवर्सिटी की देखी जाती है ना, जब ओवरऑल फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी की देखी जाती है, ओवरऑल फंक्शनिंग जब यूनिवर्सिटी की देखी जाती है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव या एकेडमिक हेड कहा जाता है गाइस वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को। यहां पर देख सकते हैं आप, देखो भाई, वाइस चांसलर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक फंक्शनिंग। यहां पर आपके ओवरऑल फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी की संभालते हैं आपके वाइस चांसलर। गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन, गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है बॉस। ओके सर, वल्लाभी यूनिवर्सिटी वॉज कंसिडर्ड अ राइवल टू नालंदा in terms of educational institution. वल्लाभी यूनिवर्सिटी स्पेशली रिनोन्ड फॉर वैदिक एंड ब्रह्मैनिकल स्टडीज। की करिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर एवरीबडी, करिए कोशिश, दीजिए राइट आंसर्स एवरीवन। ओके सर, यहां पर ना लॉ, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता था। यहां पर लॉ, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पर पढ़ाया जाता था। यहां पर आपका ब्रह्मैनिकल और वैदिक स्टडीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और जी हां, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइवल था नालंदा का। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी पार्ट गाइस। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन, गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। ओके ओके गाइस, यहां पर आते हैं। विद रिगार्ड टू वर्ड प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द स्टैटिक इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिकेशन। सर कंबाइन कर रहे हैं जब हम, तो हम क्या कर रहे हैं? कीजिएगा इस कोशिश कीजिए राइट आंसर्स की, कीजिएगा इस कोशिश कीजिए राइट आंसर्स की एवरीवन, शाबाश। जी हाँ, जब हम कंबाइनिंग करते हैं तो हम यहां पर कंबाइनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं गाइस मेल मर्ज। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल भेज रहे हैं, डाटा सोर्सिंग, स्पैम मेल जो कि आपके काम के नहीं है, तो मेल मर्ज जो है यहां पर राइट आंसर बनकर आएगा आपके इस सवाल का। बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल रिट्रीवल के लिए जो है कौन सी चीज काम आती है? ईमेल को रिट्रीव करने के लिए, ईमेल पुनः प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? सर ऑप्शंस आपके सामने है, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए सभी बच्चे। ऑप्शंस आपके सामने है, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए सभी बच्चे। जी हाँ, तो यहां पर सर पीओपी है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, पीओपी एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सर ये दोनों जो है आपके काम आते हैं मेल्स को रिट्रीव करने के लिए,
है ना, मेल्स को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम अ मेल सर्वर। सर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका ईमेल सेंड के काम आता है, सेंड और रिसीविंग के काम आता है, और जो आपका HTTP है वो आपका इंटरनेट के ऊपर डाटा जो है एक्सचेंज करने के काम आता है। वहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सेसिंग द वेब पेजेस और सेंडिंग ईमेल्स, और ये आपका रिट्रीव करने के काम आएगा। आंसर रहेगा ए पार्ट, है ना, आंसर रहेगा ए पार्ट 1 एंड 2। ओके, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, सवाल नंबर नेक्स्ट। सर यहां पर आपने बताना है डेसिमल वैल्यू जो क्या है इस नंबर की। डेसिमल वैल्यू सर बहुत बढ़िया तरीके से नंबर सिस्टम आपको सिखाया है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको नंबर सिस्टम सिखाया गया है, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। सर यहां पर है आपका 10101110, है ना, 10101110, कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे कहे मुताबिक यहां पर लिखना है 1 का 22 4 8 16 32 64 128। अब जहां जहां पर 1 है आपने उसको ऐड करना है, जहां जहां पर 1 है आपने उसको ऐड करना है। 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया सर 40, ये हो गया 168 172, दिस इज दिस। आंसर रहेगा सर यहां पर 174 128 32 128 32, जी हाँ 842। सर 1 नहीं आएगा ना, 1 क्यों लेंगे हमें ना, 842, तो यहां पर आपका आंसर बनेगा सर 174। जहां जहां पर 1 था वहां वहां पर उसको लेना था, ये लिया ये लिया ये लिया ये और ये लिया, तो 174 जो है इसका टोटल बनेगा। ठीक है बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं। Which pollutant often found in the detergents contribute to eutrophication in water body? सर यूट्रोफिकेशन जब आपका, जी हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, यूट्रोफिकेशन के बारे में बताएंगे हम अभी, पहले आप लोग ट्राई कीजिए इस सवाल को। सर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जब आ जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जब आ जाते हैं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जब आ जाते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जब आ जाते हैं, तो उसको हम जो है नाम देते हैं आपका यूट्रोफिकेशन। अब आई थिंक आंसर सबको पता लग गया होगा, आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका डी पार्ट, जी हाँ फॉस्फोरस। क्लोरीन फ्लोराइड और सल्फेट नहीं है, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन जब मिलेंगे, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन जब मिलेंगे उसको हम नाम देंगे आपका यूट्रोफिकेशन। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ई से यूट्रो, ई से एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स गाइस। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, which international agreement aims to address deforestation and promote sustainable forest management? सर नाम में ही काम है सर, ध्यान से कीजिएगा, नाम में ही काम है, ध्यान से कीजिएगा सभी लोग। सर अक्टूबर 2000 में ये बना था, है ना, अक्टूबर 2000 में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन दी फॉरेस्ट, ऑन फॉरेस्ट, अक्टूबर 2000 में ये बनाया गया था, और इसका मेन मकसद था कि कैसे आप एड्रेस करेंगे डिग्रेडेशन को, है ना, या डिफॉरेस्ट्रेशन को, पेड़ों की कटाई को यहां पर एड्रेस करना था, नंबर 1। दूसरा यहां पर मेन फोकस ये था कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आप फॉरेस्ट की मैनेजमेंट इस तरीके से रखिए कि ना केवल प्रेजेंट जनरेशन बल्कि फ्यूचर जनरेशन का भी हम ध्यान रखें, फॉरेस्ट तब तक सही तरीके से चलें या फॉरेस्ट का लॉन्ग लिव हो, है ना, लॉन्ग लाइफ हो। ठीक है गाइस, प्राइमरी एम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बताएंगे सर, जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की, शाबाश। सर इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहां पर आया सर रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, उसका ये काम है, आंसर रहेगा इसका डी पार्ट।
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को। कन्वेंशनल नहीं है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के अलावा यहाँ पर जो है बायोफ्यूल की बात हो रही है ना, यहाँ पर जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। आंसर इज डी। ओके, which of the following gases initiates a chain reaction that breaks down the ozone in the upper atmosphere? बहुत बढ़िया सवाल है। अपर एटमॉस्फेयर में कौन सा यहां पर जो है स्टार्ट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, कहां से स्टार्ट होती है गाइस? शाबाश। ओके सर, आप मुझे बताइए यहां पर ओजोन जो है यहां पर हम पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पढ़ते हैं, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने ओजोन के बारे में पढ़ा है, जहां पर हम क्या करते हैं CFC, सर क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, तो क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन सबसे पहले जो है क्लोरीन जो है यहां पर इनिशिएट करता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन लेयर। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। ओके, सो दिस इज द राइट सिनेरियो। CFCs आपको पता है ना, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर्स और आपके AC के जो कूलिंग एजेंट्स हैं उसमें जो है ये गैस होती है, जब आप उसको चलाते हैं रिलीज करती है, ओजोन को डिप्लीट करती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है अब ओजोन नहीं पकड़ पा रहा है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन नहीं पकड़ पा रहा है, वहां से डायरेक्ट जो है वो नीचे आ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है यहां से बढ़ रही है। आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। When a person is talking to himself or herself, सर फुल मार्क्स चाहिए इसमें, सबके आंसर्स आने चाहिए बॉस। ओके जी हाँ सर, जब बंदा अपने आप से बात कर रहा होता है, जब यहां पर 1 to 1 हो तो आपका जो है इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है। जब वो अपने आप से बात कर रहा हो तो इंटर है। कल्चरल, जब डिफरेंट कल्चर्स के बीच में बात हो रही हो, जब डिफरेंट नेशंस के बीच में बात हो रही हो, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट नेशंस हैं, तो आपका आंसर बच गया सर बी पार्ट, इंट्रा पर्सनल। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन देयर इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया सर, यहां पर आ गया सर, द इंटरैक्टिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ। सर अगर सोसाइटी जो है इंटरैक्टिव करनी है, इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन, वहां पर इंटीग्रेशन किसका होगा? बताएंगे राइट आंसर्स। सर वहां पर ना, जब आपने एक सोसाइटी को एक इंटरैक्टिव बनाना है तो वहां पर आपका इंटीग्रेशन होगा सर मल्टीपल कम्युनिकेशन मोड्स का, है ना। वहां पर इंटीग्रेशन होगा किसका? मल्टीपल कम्युनिकेशन मोड्स का। मल्टीपल कम्युनिकेशन मोड्स जब वहां पर होंगे तो वो आपको जो है और ज्यादा इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट बनाएंगे। वेरियस कम्युनिकेशन मेथड्स फैसिलिटेटिंग मोर डायनामिक मल्टीफेसेटेड इंटरैक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। Answer is A part. Everyone clear with this, guys? Everyone clear with this, guys? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one is not a type of communication modality? इनमें से कौन सा संचार माध्यम का प्रकार नहीं है? ध्यान से जवाब देंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। सर वो क्रोनोमिक्स होता है ना, क्रोनोमिक्स उसको हम कहते हैं। हैप्टिक्स तो सर टच हो गया ना, क्रोनोमिक्स होगा वहां पर, वो यहां पर क्रोनोटॉक्सिक्स। दिस इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिकेशन मोडालिटी। द करेक्ट टर्म जो है वहां पर क्रोनोमिक्स है और नॉट क्रोनोटॉक्सिक्स। ध्यान रखिएगा, आंसर रहेगा बेटा यहां पर सी पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस भाई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, Which of the following accurately reflects the evaluation system under choice based credit system? बताएंगे सर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर बेस्ट इवैल्यूएशन इनमें से कौन सा होता है? ओके, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम
फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द इवैल्यूएशन सिस्टम अंडर चॉइस बेस्ड करियर सिस्टम, जहां पर कंटिन्यूअस असेसमेंट हो रही है, किससे? असाइनमेंट से, क्विजेस से, प्रोजेक्ट से। सो द आंसर इज बी पार्ट। आंसर इज बी पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? बिल्कुल सही। यस जी, यहां पर जी हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। बैक टू बैक मैं सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो है एक जज्बा पैदा हो कि जितना जल्दी हम सवाल करें। प्रैक्टिस नहीं छुड़वानी थी आपकी, है ना? मैं नहीं चाहता था कि आपकी प्रैक्टिस छूटे, तो जोर लगाना चाहिए यहां पर गाइस। फॉर अ जनरल लेसन प्लान अरेंज द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। जी हाँ, अप्रोप्रिएट ऑर्डर में आपने इसे लगाना है। कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। सबसे पहले सर यहां पर ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, है ना, कि आपका क्या मकसद है, फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टीचिंग मटेरियल होगा, है ना। उसके बाद जो है आप कंटेंट डिलीवरी करेंगे नंबर 3 पर। देन रिकैप्चुलेशन करेंगे, है ना, रिकैप्चुलेशन पुनर्वलोकन करेंगे आप उसका नंबर 4, और आखिरी में आप असेसमेंट करेंगे। आंसर रहेगा इसका ए पार्ट। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर गाइस? जी हाँ, एवरीबडी क्लियर गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है यहां पर, यस सर, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की आपको किस तरीके से अपनी टीचिंग करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षण के उपयुक्त सिद्धांतों का चयन जो है आपने करना है। और जब आप इनका चयन कर रहे हैं तो आप मुझे इस सवाल का जवाब जल्दी से जरूर देंगे। जी हाँ सर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आंसर रहेगा इसका डी पार्ट। पहले आप सिंपल टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ाएंगे, राइट। रूरल टू अर्बन, सॉरी यहां पर जाएंगे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना। पहले जो कंक्रीट इंफॉर्मेशन है, फिर जो आप जो है इमोशंस या फीलिंग्स के जरिए या कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ाएंगे और एनालिसिस करेंगे। और फिर पहले तोड़ेंगे चीजों को, है ना, फिर उनको साथ में इकट्ठा कर देंगे, एनालिसिस टू सिंथेसिस। दिस इज द थिंग। आइए यहां पर देखिए, टीचिंग विद द टेंजिबल एग्जांपल्स बिफोर मूविंग टू द थियोरेटिकल आइडियाज। ठीक है ना भाई। एनालिसिस टू पहले ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उनको साथ में मिला लेंगे, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इजियर देन द डिफिकल्ट वन। ठीक है, ओके। अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। सर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा सर। प्रिपरेशन है, इवैल्यूएशन है, इल्यूमिनेशन है, रिवीजन है, इंक्यूबेशन है ना। यहां पर है तैयारी है, मूल्यांकन है, प्रदीप्ति है, संशोधन है, उष्मायन उष्मायन है। बताएंगे जल्दी से, हर बच्चा कोशिश करेगा गाइस राइट आंसर्स के लिए। एवरीवन ओके। सबसे इसका राइट आंसर आएगा गाइस डी पार्ट। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसका राइट आंसर आएगा डी पार्ट, AECBD। सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं नंबर 1, उसके बाद जो है यहाँ पर आप इनक्यूबेशन करेंगे, है ना। देखेंगे कि किस तरीके से आगे चलना है। देन आप सी पार्ट इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति करेंगे नंबर 3 पर। और देन B is at number 4, then this at number 5. This is the thing guys. A period where subconscious mind processes the information often while the individual is not actively working, है ना। subconscious mind में जो है आप अपनी बात कर रहे हैं। evaluation critical assessment है, revision final stage है, incubation मैंने पढ़ा दिया आपको, illumination the aha moment of sudden insight की वाह मैंने potential solution emerges, preparation initial stage of gathering the information। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पर आ गया, वरना रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता सर। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में काफी बार पढ़ाया है ना। कोशिश करिए आप इस सवाल का सही जवाब देने की। एवरीवन सर, जब भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, जो हो चुका है अब उसके ऊपर जो है यहाँ पर बात हो रही है
है ना, तो उसको हम बोलेंगे सर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, है ना, उसको हम बोलेंगे भाई एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ही और शी कैन ओनली रिपोर्ट कि व्हाट हैज हैपेंड या व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, उसके ऊपर सिर्फ बात होगी, तो उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलेंगे। ओके सर, यहां पर आ गया वेरिएबल दैट हैज अ कैजुअल इंपैक्ट, है ना, कैजुअल इंपैक्ट है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शाबाश, राइट आंसर्स, क्विकली नेल इट। ओके सर, जिसका कैजुअल इंपैक्ट होता है सर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। जिसका कैजुअल इंपैक्ट होता है, कैजुअल इंपैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जैसे कि एन एक्सपेरिमेंट और स्टडी दैट इज ऑब्जर्व्ड, मेजर और डिटरमाइंड। को-फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? को-फाउंडर और अ थर्ड वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज रिलेटेड टू बोथ इंडिपेंडेंट एंड ये एक्सट्रेनियस होता है कि सर ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, नोन एज इन एनी वेरिएबल ऑफन अदर देन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दिस इज द पोटेंशियली इन्फ्लुएंस द आउटकम, है ना, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो कि आपकी स्टडी को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, उसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल का नाम देते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप पुरानी वीडियोस एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल्स एंड एस्टैब्लिशिंग अ लॉजिकल रीजनिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज टू डैश। ओके, जब आप लॉजिकल रीजनिंग उसकी बना चुके हैं, है ना, तो अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे सर? ओके जी हाँ, आप अगले स्टेप में करेंगे सर जनरेट दी हाइपोथेसिस, आई थिंक। जी हाँ सर, जब आप डिफरेंट वेरिएबल्स को देख चुके हैं, अब आप एक टेस्टेबल स्टेटमेंट या प्रिडिक्शन करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, है ना। तो तब जब आप एक प्रिडिक्शन बनाते हैं बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स, तो तब आप क्या कर रहे हैं? आप एक हाइपोथेसिस को जनरेट करने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। तो आंसर इज बी पार्ट बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ सर। In which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on the dependent? सर सिंपल, कीजिए कोशिश, है ना। केस स्टडी एक्स पोस्ट फैक्टो में तो सर हम बता ही नहीं सकते। केस स्टडी में हम केस स्टडी करके देखते हैं, हिस्टोरिकल में हम पास डाटा देखते हैं। तो आपके पास बचा कौन सा यहां पर? कमेंट सेक्शन एवरीवन, शाबाश। जी हाँ सर, यहां पर जो आपका राइट आंसर आया वो आया एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना, वो आपका आया सर एक्सपेरिमेंटल मेथड। आंसर इज बी पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस बच्चों? आंसर इज बी पार्ट, दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखा जाता है जब मैनिपुलेट की फॉर एग्जांपल ये जो है आपका फॉर एग्जांपल सर दर्द दूर करने की दवाई है ना, तो पहले आप जो है आपकी जो दवाई है आप उसको डालकर देखेंगे और डिफरेंट लोगों के ऊपर जो है करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट, और फिर जो है आप देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में जब आप कर रहे हैं तब आप जो है एक्टिवली कंट्रोल और मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बॉस, राइट आंसर्स एवरीवन सेटिस्फाइड गाइस? ओके सर, गोपाल इज 16th फ्रॉम द रैंक। गोपाल इज from the top is 16th and the rank from Gopal from the bottom was certain is 15th। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं सर, बहुत ही सिंपल सवाल है। जब भी आपको टोटल बताना होता है तो आप क्या करते हैं? टॉप प्लस बॉटम -1। तो आप क्या करते हैं? टॉप प्लस बॉटम -1, है ना। टॉप प्लस बॉटम -1 जब आप करेंगे तो आप यहां पर देखिए सर 16 प्लस में 15 -1 31 -1, योर आंसर इज 30। आंसर इज बी पार्ट। एवरीवन क्लियर गाइस? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है सर? सिंपल सिंपल से जो है चीजें, लेकिन ये सवाल वहां पर नहीं निकलेंगे क्योंकि वहां पर पैनिक इतना ज्यादा हो जाता है, तो बच्चे जो है वहां पर अक्सर परेशान होते हुए नजर आते हैं। ओके सर, इस सवाल को करने की कोशिश आपने करनी है गाइस। इस सवाल को करने की कोशिश आपने करनी है सभी ने। कमेंट सेक्शन एवरीवन।
ओके गाइस, तो यहां पर आ गया सर सम सिक्सेस आर सेवंस, ये आपके सिक्सेस हैं, ये आपके सेवंस हैं, सम सिक्सेस आर सेवन, नो सेवन इज एन एट, ओके, नो सेवन इज एन एट। अच्छा जी, ऑल एट्स आर सिक्सेस, एट्स और सिक्सेस में नहीं है, नो एट इज अ सिक्स, सर नो एट इज अ सिक्स, सर एट तो सिक्स हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, ओके, नो एट इज अ सिक्स, ऑल एट्स आर सिक्सेस, हाँ तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, आपका आएगा नोर वन, नीदर वन नॉर टू, बिल्कुल ठीक, दोनों ही आपके गलत हो गए, नीदर वन नॉर टू इज राइट, है ना, क्योंकि नो के केस में गाइस पॉसिबिलिटी होती है और पॉसिबिलिटी में आप डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है बॉस। सर ये है आपका होमवर्क का आंसर, ओके, ये है आपका होमवर्क का आंसर, इस आंसर का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो अटेम्प्ट था कि आपका एक भी दिन खाली नहीं होना चाहिए, वो सफल रहा, और मैंने आज भी आपको एक सेशन दिया जहां पर आपने खूब मेहनत करी, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशन। जुड़े रहिए, टीटीएस दोपहर को 12 बजे, MWF शाम को 6 बजे, क्लासेस इसी प्रकार चलती रहेंगी, कुछ नया कुछ बेहतरीन लाता रहूंगा। एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद, थैंक यू।